जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। कुछ दिनों का विराम था और अभी त्योहार आ रहे हैं, फिर भी जिस एपोरिज्म के ऊपर पूरा होम्योपैथी बेस्ड है, जो कुदरत का खजाना है और जो समझ लिया तो आपने सत्य को समझ लिया, ऐसे एपोरिज्म का एक व्याख्यान हमने सोचा कि दीपावली के आगे आपको गिफ्ट किया जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 26 के ऊपर। जी हाँ, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। क्या है एपोरिज्म 26? लेकिन उससे पहले भी हम अपने व्याख्यान की शुरुआत करते हैं एक सुभाषित के साथ। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य एवं ही शास्त्रनि बहुन्यादित्याः चार्थेषु मूढ़ाः खार्वदवन्ति। अर्थात जैसे चंदन को ढोने वाला गधा भार को जानता है लेकिन चंदन को नहीं जानता। कोई गधा है जिसके ऊपर चंदन की लकड़ियां लादी गई हैं लेकिन उसको भार ही लगता है क्योंकि वो चंदन के गुण को नहीं जानता। उसको चंदन से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ भार ढोने से। उसी प्रकार अनेक शास्त्रों को पढ़कर उनका व्यवहारिक उपयोग ना कर पाने वाले मूर्ख लोग उस गधे के समान ही भार ढोते हैं। इस सुभाषित में क्या कहा गया है कि आपको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आपने सीख लिया है, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप उसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी, हम भी, कोई भी व्यक्ति उसी गधे के समान है कि जिसके ऊपर चंदन लादा गया है फिर भी उसको चंदन नहीं भार ही लगता है। आपके पास कितनी भी अच्छे सत्य का इंफॉर्मेशन हो, कितनी भी दवाइयों का आपके पास ज्ञान हो, आप कितने भी सिद्धांतों को जानते हो, आप कितने भी बड़े बड़े लेक्चरर के पास से लेक्चर सुनते हो आप, लेकिन आपने उसका व्यवहारिक प्रयोग न कर पाते हैं तो आप भी उसी की तरह हैं कि जो बहुत कुछ ऊपर ढो के चल रहा है वो सिर्फ आपका भार ही बढ़ाता है। इसीलिए आपको गुरुकुल शुरू करने से पहले ही हमने कहा था कि श्रवण, मनन, चिंतन और प्रायोगिक अनुसंधान, ये अगर पूरा प्रोसेस फुलफिल होगा तो ही लर्निंग होगी, अन्यथा सिर्फ आपका भार बढ़ेगा। आशा रखते हैं कि इस सुभाषित कहने का तात्पर्य या अर्थ आपको समझ में आया हो। एपोरिज्म नंबर 26। दिस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर which was sometime indeed vaguely surmised but not hitherto fully recognized and to which is due every real cure that has ever take place। क्या कहते हैं? This depend on the following homeopathic law of nature। ये होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, जो कुदरत का सिद्धांत है, वो कभी कभी अच्छे तरीके से उसके बारे में कुछ बताया गया है, कभी कभी उसके बारे में अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन फुल्ली अच्छे तरीके से उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। लेकिन विश्व के अंदर अगर कभी भी कोई भी क्योर होता है, मतलब कोई भी डिसीज जब चला जाता है तो उसके पीछे का एक ही लॉ होता है और वो है होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर। एपोरिज्म 26 के अंदर क्या कहते हैं मास्टर? A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one if the latter is very similar to the former in its manifestation in bracket whilst differing in the kind। फिर उस एपोरिज्म का फुटनोट दिया गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एपोरिज्म के अंदर आने वाले एक एक शब्द को पढ़ते हैं, एक एक शब्द का क्या मतलब है। पहले आता है वीकर। वीकर का मतलब क्या होता है? हैविंग अ लिटल स्ट्रेंथ और एनर्जी, नॉट अ स्ट्रॉन्ग, दुर्बल, कमजोर, निर्बल, अशक्त। सो वीकर। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी एंड आइडिया, एक्टिव, ऊर्जा तथा नाना प्रकार से विचारों से पूर्ण, सक्रिय, गतिशील। दैट कॉजेस द मूवमेंट। डायनेमिक क्या है? जो किसी भी मूवमेंट का कारण होता है वो डायनेमिक है। गति उत्पन्न करने वाला है वो डायनेमिक है, और डायनेमिक का दूसरा अर्थ होता है गति उत्पन्न करने वाली शक्ति। सो विकर डायनेमिक, ऐसी शक्ति जो गति उत्पन्न कर सकती है लेकिन कमजोर है, निर्बल है, दुर्बल है, अशक्त है। क्लियर हो रहा? एक एक शब्द को यहाँ पे हनीमैन ने बहुत सोच समझ के लगाया हुआ है। क्लियर? अफेक्शन, अ फीलिंग ऑफ liking and caring for someone or something, tender attachment। affection का मतलब क्या होता है?
अटैचमेंट। अफेक्शन को डिसीज और मेलेडी भी कहते हैं, लाइक पल्मोनरी अफेक्शंस, मतलब फेफड़ों के साथ एकदम अटैच हुआ, जहां फेफड़े अटैच हो गए हैं। तो अफेक्शन का मतलब क्या होता है? टेंडर अटैचमेंट। अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन, ऐसी चालक शक्ति जो निर्बल है और जो अटैच्ड है। किसके साथ अटैच होगी? वाइटल फोर्स के साथ। मालूम चल रहा है? परमानेंटली, in a permanent manner, in a way that continuous without changing or ending, in a way that is not brief or temporary, समाप्त। परमानेंट मतलब समाप्त, एकदम खलास। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा हुआ, खत्म हुआ। कहीं पे आग चल रही है और आप उसे बुझा देते हैं, कोयले हैं उसके ऊपर राख जम जाती है, तो वो कैसे हैं? बुझे हुए हैं। living organism, an individual form of the life such as a bacterium, protist, fungus, plant or animal composed of a single cell or complex of the cell in which organ cells or organs work together to carry out the various process of the life। organism का मतलब क्या है? एक कोष हो या भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे कोष हों, लेकिन वो साथ में मिलके काम करते हैं और अपनी लाइफ की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, उसे कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हम बहुत सादी भाषा में बात करें तो सजीव। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव। क्लियर? whilst during the time that at the same time differing, to be different, भिन्न भिन्न या अलग होना, kind, a group was members all have the same qualities, समान गुणों वाले व्यक्तियों का समूह, वर्ग, similar, like somebody, something but not exactly the same, किसी समान परंतु पूर्ण नहीं, किसी के जैसा या सदस्य। बस होम्योपैथी इसी के ऊपर बेस है, सदस्य चिकित्सा पद्धति यानी कि होम्योपैथी। हनीमैन ने यहाँ पे आइसोपैथी और होम्योपैथी को अलग किया है। मालूम चल रहा है होम्योपैथी में क्या देना है हमें, कैसी मेडिसिन देनी है? सिमिलर, सिमिलिमम, मतलब कि वैसी की वैसी ही नहीं, उसके जैसी, वही नहीं, संपूर्ण उस जैसी नहीं, लेकिन उस तरह की। फॉर्मर ऑफ एन अर्लियर टाइम बिलोंगिंग टू द पास्ट, पूर्ण काल का या अतीत कालीन। और इसके बाद आता है मैनिफेस्टेशन, अ साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग, प्रगटीकरण, कुछ घटित होने के संकेत। जो आपके अंदर रोग है तो वो रोग कैसे आपको मालूम होता है कि अंदर रोग है? उसके मैनिफेस्टेशन के द्वारा, उसके प्रगटीकरण के द्वारा, उसके संकेतों के द्वारा। और रोग कैसे प्रकट होता है? कौन कौन से उसके संकेत होते हैं? तो रोग के संकेत हैं साइन एंड सिम्टम्स। क्लियर? अब हम इस लॉ को पढ़ेंगे। अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन is permanently extinguished in the living organism by stronger one if the latter is very similar to the former in its manifestation। हनीमैन यहाँ पे बात किसकी करते हैं? डायनेमिक अफेक्शंस की, डायनेमिक एनर्जी की। और हमने पहले ही एपोरिज्म नंबर 9 से शुरू किया था ना वाइटल फोर्स के बारे में। सो वाइटल फोर्स कैसा है? डायनेमिक है ना। हमने पहले देखा कि वाइटल फोर्स यानी कि आत्मा का पावर, यानी कि लिविंग फोर्स, वाइटल फोर्स जो ह्यूमन नहीं, कोई भी लिविंग बॉडी को जो एनिमेट करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी कि वो जो डायनेमिक फोर्स है। अब वाइटल फोर्स डायनेमिक है तो फिर उसको जो अफेक्ट कर रहा है, वाइटल फोर्स को जो अफेक्ट कर रहा है, जो डिसीज फोर्स है, वो भी कैसा है? डायनेमिक है। और जो डिसीज फोर्स डायनेमिक, वाइटल फोर्स डायनेमिक, मतलब दो डायनेमिक अफेक्शन हुए ना। और जहां पे दो हैं मतलब कोई वीकर होगा, कोई स्ट्रॉन्गर होगा। सो वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो वाइटल फोर्स है, तो वाइटल फोर्स का काम क्या है? एनिमेट द मटेरियल बॉडी, इस मटेरियल बॉडी के अंदर जान फूंकना। अगर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो ही नेचर्स लॉ ऑफ क्योर वहां पे
नेचर्स लॉ वहां पे काम करेगा। अगर वो डेड ऑर्गेनिज्म है तो वहां पे नेचर्स लॉ काम करेगा या नहीं करेगा वो हम कह नहीं सकते। हनीमैन ने यहां पे बात की है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो दो फोर्स हैं, तो उसमें से जो वीक फोर्स है वो परमानेंटली एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाएगा, परमानेंटली बुझ जाएगा इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसके द्वारा? बाय स्ट्रॉन्गर वन के द्वारा। इफ द लेटर इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर, जो बाद में आया है वो पहले वाला डिसीज है, पहले वाला जो एनर्जी है सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन, उसके प्रगटीकरण में उसके समान ही, उसके जैसा ही होगा, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। बस यहीं से होम्योपैथी निकल के आता है। और हनीमैन फिर आगे फुटनोट में इसके एग्जाम्पल भी देते हैं। हनीमैन क्या कहते हैं कि दो फोर्स हैं जो डायनेमिक हैं, दो अफेक्शन हैं जो डायनेमिक है। अफेक्शन मतलब क्या? उसके साथ चिपक के रहते हैं ना, इस बॉडी के साथ चिपक के रहने वाले दो अफेक्शन हैं। उसमें से एक वीकर है, एक स्ट्रॉन्गर है। जो ओल्डर है वो वीकर है, जो न्यू आ रहा है वो स्ट्रॉन्गर है। और जब न्यू आ रहा है वो ओल्डर को कब निकाल पाएगा, परमानेंटली कब बुझा पाएगा? अगर वो सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन, वो अपने मैनिफेस्टेशन में सिमिलर है तो ही मिटा पाएगा। अगर डिसिमिलर है तो क्या होगा वो हनीमैन हमें आगे बताते हैं। आगे के एपोरिज्म में आएगा व्हेन टू डिसिमिलर डिसीज मीट इन द बॉडी। अब ये नेचर का लॉ है, इसके नेचुरल जो एग्जाम्पल हैं वो हनीमैन आगे हमें फुटनोट में समझाते हैं। और हनीमैन ने इस नेचर्स लॉ को प्रायोगिक अनुसंधान में लाया। हनीमैन ने इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया। इस नेचर्स लॉ को जानते तो बहुत लोग होंगे, बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन उन सब लोगों ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में या प्रायोगिक अनुसंधान में नहीं ला पाए। लेकिन हनीमैन वो व्यक्ति हैं जो इस नेचर्स लॉ को प्रायोगिक अनुसंधान में ले पाए और इसके कारण उन्होंने बहुत लोगों को क्योर दिया। किस तरीके से? हनीमैन ने क्या किया? जो दवाइयां हैं उनको पोटेंटाइज किया, उनको डायनेमिक फॉर्म में ले गए। हनीमैन ने क्या कहा? अगर वाइटल फोर्स डायनेमिक है, अगर उसका जो डिसीज क्रिएटिंग फोर्स है यानी कि मायाजम वो भी डायनेमिक है, तो दवाई भी कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक होनी चाहिए। मालूम चल रहा है? अगेन राजा छत्रसाल राजा हैं, उनके पास सशस्त्र सेना है और सेना युद्ध जानती है। उनके ऊपर जिन्होंने हमला किया वो नवाब भी कहीं के राजा हैं, उनके पास भी सशस्त्र सेना है और सेना युद्ध जानती है। अब इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा है, इन दोनों के बीच युद्ध हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा है और उस युद्ध के दौरान राजा छत्रसाल को मदद की जरूरत है, तो कौन राजा छत्रसाल को मदद कर पाएंगे? व्यापारी, पुजारी या सशस्त्र सैन्य वाले राजा? क्यों? क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन सिमिलर है। मालूम चल रहा है? उनका मैनिफेस्टेशन सिमिलर है। बाजीराव भी पेशवा हैं, उनके पास भी सशस्त्र सेना है, तो बाजीराव गए। अब बाजीराव की सेना के पास भी बाजीराव की सेना के पास भी शस्त्र हैं, नवाब की सेना के पास भी शस्त्र हैं और इन दोनों के बीच युद्ध होता है। अब दोनों का मैनिफेस्टेशन सेम है ना, सशस्त्र युद्ध करना है। अब लेटर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन इफ द लेटर इज सिमिलर टू द फॉर्मर। अब लेटर है, बाजीराव की सेना स्ट्रांग है, नवाब की सेना वीक है, दोनों का मैनिफेस्टेशन सेम है युद्ध करना, तो फिर क्या होगा? अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन, मतलब जो नवाब की सेना थी इज परमानेंटली बुझ जाएगी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म उस राज्य के अंदर बाय द स्ट्रॉन्गर वन बाजीराव पेशवा इफ द लेटर बाजीराव पेशवा इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन मैनिफेस्टेशन। उनका युद्ध करने का तरीका वेरी सिमिलर है, दोनों युद्ध ही करते हैं। उसी तरीके से जब शास्त्रार्थ चल रहा है, अब आपने कहीं अष्टावक्र जी का नाम सुना होगा। अब शास्त्रार्थ चल रहा है
राजा जनक की सभा है, बहुत सारे विद्वान हैं और वहां पे आचार्य बंदी के सामने किसी को भी शास्त्रार्थ की चुनौती दी जाती है। तो अब आचार्य बंदी के सामने शास्त्रार्थ करना है तो कौन उनके सामने शास्त्रार्थ कर पाएगा? व्यापारी, सेवक, या तो ऐसा व्यक्ति जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, या राजा या सेनापति। कौन बंदी आचार्य बंदी के सामने शास्त्रार्थ कर पाएगा? तो वहां पे अष्टावक्र आते हैं आचार्य बंदी के सामने शास्त्रार्थ करने के लिए। क्यों अष्टावक्र जी आए? क्योंकि आचार्य बंदी का मैनिफेस्टेशन क्या है? शास्त्रोक्त चर्चा। और अष्टावक्र जी का मैनिफेस्टेशन क्या है? शास्त्रोक्त चर्चा। सो वीकर डायनेमिक अफेक्शन आचार्य बंदी इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय, बुझ गए, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आचार्य जनक की सभा में, बाय अ स्ट्रॉन्गर वन इफ द लेटर, मतलब कि अष्टावक्र महाराज इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। वो अपने ज्ञान के मैनिफेस्टेशन में शास्त्रोक्त चर्चा के अंदर उनसे स्ट्रॉन्ग है। मालूम चल रहा है? मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग सेम होना चाहिए, सेम नहीं सिमिलर होना चाहिए। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, यहां पे एक कॉमा भी ऐसे ही नहीं किया गया। हनीमैन ने क्या कहा? सिमिलर। उस आचार्य अष्टावक्र जी का नॉलेज और उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो आचार्य बंदी जैसा ही नहीं, उसके बिल्कुल वैसा का वैसा ही नहीं, सिमिलर, उस जैसा होना चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत उनसे अलग भी हो सकता है, मालूम चल रहा है, लेकिन उनसे नजदीक जाना है। यहां पे होम्योपैथी का लॉ आया, सिमिलिया सिमेलिबस क्यूरेंचर यहां से आया है। वो नेचर का लॉ है, वो कुदरत का लॉ है, और कुदरत के लॉ को मास्टर हनीमैन ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाया, प्रायोगिक अनुसंधान में लाया कि कुदरत के साथ रहकर ही हम डिसीज को क्योर कर पाएंगे। कुदरत से विरुद्ध जाके हम डिसीज को क्योर नहीं कर पाते हैं। जो भी लॉ कुदरत के हैं, जो कुदरत यानी नेचर, जो नेचुरल लॉ हैं, उनके ऊपर अगर मैनकाइंड चलता है, उसी को शास्त्रों के अंदर धर्म कहा गया है। और जो नेचर से विरुद्ध हैं, नेचर से विरुद्ध जो किया जाता है, उसे ही शास्त्रों के अंदर अधर्म कहा गया है। धर्म और अधर्म मान्यता नहीं है, नेचर के अकॉर्डिंग है। तो नेचर के अंदर ही यही लॉ है, और इसके कुछ एग्जाम्पल मास्टर हनीमैन ने दिए हैं। Thus are cured both physical affection and moral maladies. How it is that the early dawn, the brilliant Jupiter vanished from the gaze of the beholder by a stronger, very similar power of acting on his optic nerve, the brightness of approaching day. In the situation रिपल्टेड विथ 40 ऑर्डर। मतलब हनीमैन क्या कहते हैं? पहला एग्जांपल हनीमैन ने दिया है फिजिकल अफेक्शन का, कि चंद्र, गुरु, ये सब दिन को भी होते हैं, इनकी रोशनी भी दिन को होती है, लेकिन हम वो रोशनी आती भी है, हमारी ऑप्टिक नर्व को सेंसिटाइज भी करती है, फिर भी हम दिन को चंद्र या गुरु देख नहीं पाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उससे भी स्ट्रॉन्गर एनर्जी क्या है? सन, सूर्य, जो हमारी आंखों को ऑप्टिक नर्व को सेंसिटाइज करती है। तो जो वीकर एनर्जीज हैं, उनकी ऑप्टिक नर्व के ऊपर कोई असर नहीं होती है, तो हम दिन को सूर्य की हाजिरी के अंदर हम जुपिटर को या चंद्र को नहीं देख पाते हैं। क्लियर हो रहा है? इन सिचुएशन रिपीटेड विद द 40 ऑर्डर, वेदर इट इज अ यूजुअल और suited affectually the offended olfactory nerve with snuff that affect the sense of the smell is a similar but stronger manner. No music, no cake which act the nerves of the other sense can cure the olfactory disgust. अब आपको किसी जगह पे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, वहां पे आपको अच्छा लगने वाला म्यूजिक बजाने लगे, या तो आपको पसंदीदा केक खिलाई जाए, फिर भी आपकी वो स्मेल जाएगी? नहीं जाएगी ना। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर इन द मैनिफेस्टेशन नहीं है। मालूम चल रहा है? आपको अगर वो गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उससे भी स्ट्रॉन्गर अच्छा वाला परफ्यूम या अच्छा वाला अत्तर लगाना है, तो वो गंदी स्मेल नहीं आएगी। मालूम चल रहा है? सो इसीलिए हनीमैन कहते हैं कि मेडिसिन कैसी होनी चाहिए? मैनिफेस्टेशन उनका सिमिलर होना चाहिए, उसी तरीके का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। जो मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर नोजिया और वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती है, वॉमिटिंग लाइक कर्ड प्रोड्यूस करती है, और फिर आप
वो मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर कभी भी हैमरिंग टाइप ऑफ हेडेक प्रोड्यूस नहीं करती है। वो मेडिसिन चिलीनेस प्रोड्यूस करती है हेल्दी ह्यूमन के, बहुत ठंड लग रही है, और आप फिर भी वही मेडिसिन जिसको गर्मी लग रही है वैसे बंदे को और हैमरिंग टाइप ऑफ हेडेक में प्रिस्क्राइब करते हैं, तो क्या वो मेडिसिन क्योर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर इन द मैनिफेस्टेशन नहीं है। आपको गंध आ रही है और आप वहां पे आपका अच्छा वाला म्यूजिक बजा रहे हैं, तो वो म्यूजिक उस गंध को बंद नहीं कर सकता है। अगर आप उस गंध को बंद करना है तो उससे भी स्ट्रॉन्गर परफ्यूम या अत्तर लगाना मांगता है। क्लियर? उसी तरीके से जब युद्ध होते हैं तो सैनिकों का आक्रंद होता है, रोना धोना होता है, तोपों की आवाज होती है, बंदूकों की आवाज होती है, और तब हमारे लोग क्या करते थे पुराने जमाने में? वहां पे वीर रस से भरे हुए गायन गाए जाते हैं, ड्रम्स बजाए जाते हैं, या तो नारों की आवाज गुंजाई जाती है। वो नारों की आवाज क्यों गुंजाई जाती है? ताकि दुश्मन से हमें वो दुश्मन के आने वाली तोपों की या घोड़ों की या तो उनकी आवाज हमारे तक ना पहुंचे और हमें डर ना लगे। क्लियर हो रहा है? ये सब किस चीज की बातें हैं? weaker dynamic affection is permanently extinguished by the stronger one। मालूम चल रहा है? इसी को सत्य कहा जाता है और इसी को सिद्धांत कहा जाता है। सत्य दो प्रकार के होते हैं, अल्टीमेट ट्रूथ एंड रिलेटिव ट्रूथ। इट इज अल्टीमेट ट्रूथ। हर देश में, हर जगह, हर परिस्थिति के अंदर, हर काल में सत्य कभी काल या समय से बाध्य नहीं होता। हर काल में यही सत्य है। सो किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी देश में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आपको क्योर करना है, डिसीज को क्योर करना है, तो आपके पास एक ही रास्ता है, गिव द सिमिलिमम। बिना सिमिलिमम के वो डिसीज क्योर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स क्लियर है तभी जाके आप एपोरिज्म 26 को समझ पाएंगे, नहीं तो आपके लिए आगे सुभाषित दिया हुआ है, वो हमारे लिए ही है। क्लियर? इसके अलावा फिर हनीमैन साहब ने और एग्जाम्पल दिए हैं। Mouring and sorrow will be affected from the mind by account of the another, still greater cause of the sorrow happening to the another even through be the mere affection। अब मोरल मेलेडीज के एग्जाम्पल है। आपको दुख है, आपको कुछ तकलीफें हैं, लेकिन आप किसी और बंदे का उससे भी ज्यादा दुख या उससे भी ज्यादा तकलीफें सुनते हैं तो आप अपना दुख भूल जाते हैं, आपका अपना दर्द कम होने लगता है। दिस injurious consequences of too great joy will be removed by the drinking coffee which produce an excessive joyous state of the mind। कोई बहुत बहुत खुश हो जाता है तो उसको कॉफी पिलाई जाती है ताकि उसका वो जॉय है उससे भी ज्यादा उसको मजा कॉफी में आता है, फिर वो उसका जो उस बात का जो जॉयस कंडीशन थी, जो इंजूरियस थी, वो रिमूव हो जाती है। Nations like the Germans, who have for centuries been gradually sinking deeper and deeper in soulless apathy and degrading serfdom, must first be trodden still deeper in the dust by the Western conqueror until their situation become intolerable. Their mean opinion of themselves was thoroughly overstrained and removed. They again become alive to their dignity as a man, and then for the first time they raise their hand as the German। यहाँ पे जर्मनी के एग्जाम्पल के द्वारा मास्टर समझाते हैं कि जो राष्ट्र अपने पतन की ओर है, जो अपने सिद्धांतों को भूल चुके हैं और जो अपनी आत्मा के अलावा भौतिक जगत की ओर जा रहे हैं, जो अपने सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं, वो और पतन पाएंगे और पतित होते जाएंगे। जब तक दूसरा कोई राष्ट्र आके उनको कुचल ना दे तब तक वो अपने आप में खड़े नहीं होंगे। अगर दूसरा कोई राष्ट्र आके उनको कुचल देता है, उसके बाद वो उनकी अंदर का जो मानवता है, उनके अंदर की जो सिद्धांतों के प्रति आस्था है, वो जागेगी और फिर वो अपने राष्ट्र की एकता के और अपने सिद्धांतों की ओर मुड़ेंगे और फिर उठ के खड़े होंगे। सो यहाँ पे हनीमैन किस बात की ओर इशारा करते हैं? वीक टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम, एंड गुड टाइम क्रिएट्स वीक पीपल, एंड वीक पीपल क्रिएट्स वीक टाइम। यहाँ पे अगर हम इंडिया की भी
एग्जाम्पल ये ले सकें जर्मनी की जगह पे कि इंडिया है जिसके सिद्धांत हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसका सिद्धांत है सहजीवन, जो सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, पूरी पृथ्वी जिनका घर है, लेकिन वो अपने सिद्धांतों की ओर से धीरे 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 पतित होने लगे। फिर गुलामी का दौर आया, जो बहुत सालों तक गुलामी झेली अलग अलग लोगों की, उसके बाद अभी भी गुलामी ही झेल रहे हैं। अब तक कोई भी और सरकारें या और लोग आके इंडिया को एकदम कुचलेंगे नहीं, यहाँ के लोगों को, तब तक ये खड़े नहीं होने वाले हैं। मालूम चल रहा है? वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड। अब इसका मतलब क्या होगा? अभी जो शोषण हो रहा है, जिस तरीके का माहौल बना है, उससे भी स्ट्रॉन्गर शोषण होगा। शोषण ही क्रांति का जनक है। स्ट्रॉन्ग शोषण होगा तब जाके भारतीयों के अंदर भारतीयता जगेगी और मेरा देश खड़ा होगा। अटल जी के शब्दों में कहा जाए तो बादल छटेंगे, अंधेरे हटेंगे, सूरज उगेगा, फिर सुबह होगी। सो हनीमैन ने इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया। हनीमैन ने पहले ही हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स के अंदर समझा दिया था कि वाइटल फोर्स डायनेमिक है। फिर हमें आगे कहा कि डिसीज भी डायनेमिक है। फिर कहा कि इसके लिए मेडिसिन भी कैसी चाहिए? डायनेमिक चाहिए। फिर हनीमैन ने हमें 3 सिद्धांत दिए कि एक सिद्धांत लॉ ऑफ सिमिलर, दूसरा सिद्धांत लॉ ऑफ ऑपोजिट, तीसरा सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं है। फिर हनीमैन ने कहा तीसरे सिद्धांत से कभी क्योर नहीं होगा। फिर हनीमैन ने कहा कि लॉ ऑफ ऑपोजिट से कभी क्योर नहीं मिला है। और अब हनीमैन समझाते हैं कि लॉ ऑफ सिमिलिया यानी कि होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है कि आपके अंदर एक डिसीज है, एक जो लाइक सोरा साइकोसिस या सिफिलिस या सोरोसाइकोटिक या सोरोसिफिलिटिक जो डिसीज है, जो डायनेमिक इन नेचर है, और उसका मैनिफेस्टेशन कैसा है, वो मैनिफेस्ट कैसे करता है? तो वो मैनिफेस्ट कैसे करता है कि आपको पैरों में जलन होती है, रात को आप पैरों को ढक नहीं पाते हैं, आपको पूरे शरीर के ऊपर खुजान आती है, रात को बढ़ जाती है, आपको स्वीट की बहुत क्रेविंग होने लगती है। तो आपने केस टेकिंग के दौरान आपने ये 5 सिम्टम पकड़े कि हीट ऑफ बेड एग्रावेशन, पैरों में जलन होना स्पेशली रात को, नाइट एग्रावेशन और स्वीट डिजायर और हॉट पैशन, इन 5 सिम्टम की आपने टोटालिटी बनाई। अब आपको मेडिसिन ऐसी ढूंढनी है जिसने हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये प्रूव की, ऐसा मैनिफेस्टेशन दिया हो। तो सल्फर नाम की मेडिसिन है जिसको जब हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव किया गया तो उसने ये सब सिम्टम दिए हैं। तो अब हम जब सल्फर नाम की मेडिसिन इस व्यक्ति को देंगे तो सल्फर हमारे हाथ में है, उसको हमने 30, 200, 1M, 10M तक पोटेंटाइज किया हुआ है। तो अब सल्फर है वो स्ट्रॉन्गर मैनिफेस्टेशन देगा, जबकि वीकर डायनेमिक अफेक्शन है वो सोरा साइकोसिस या सोरा या सिफिलिस, वो जो भी है जिसने ये सिम्टम पैदा किए, अब सल्फर उसी तरीके के सिम्टम पैदा करेगा। या यानी कि इसके सिवा भी सल्फर दूसरे मैनिफेस्टेशन पैदा कर सकता है, लेकिन ये भी कर सकता है, यानी कि दोनों का मैनिफेस्टेशन सिमिलर हुआ। अब सिमिलर मैनिफेस्टेशन वाले जब 2 डायनेमिक अफेक्शन साथ में मिलते हैं तो उनमें जो वीकर होता है वो चला जाएगा, यानी कि जो नेचुरल डिसीज है, जो वीक है वो चला गया, वो परमानेंटली बुझ गया, परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन, बाय द सल्फर। और अब आप क्या करते हैं? सल्फर का 1, 2, 3, 4, 5 डोज देते हैं, 2, 3, 4 दिन देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। जो दूसरा जो स्ट्रॉन्गर डिसीज था वो वीकर तो अब बुझ गया है, परमानेंटली चला गया है। अब स्ट्रॉन्गर था जो, वो भी आपने बंद कर दिया, मतलब धीरे धीरे वो भी बुझ गया। अब क्या बचा? सिर्फ वाइटल फोर्स बचा। क्या बचा? वाइटल फोर्स, जो पूरी बॉडी को एनिमेट करता है। यानी कि अब क्या बचा? अब जो भी बचा उसे ही हेल्थ कहा जाता है। वाइटल फोर्स सबको हार्मनी में चलाता है और पेशेंट को हेल्थ मिलती है। ये आइडियल कंडीशन है। इसमें जब हम मायाजम को इंक्लूड करेंगे तब किस तरीके से मेडिसिन रिपीट करनी है, कब चेंज करनी है, कब एंटी मायाजमेटिक मेडिसिन देनी है, क्या करना है, वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया है तो आप क्योर की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? होप आप सबको नेचर्स लॉ ऑफ क्योर एपोरिज्म नंबर 26 क्लियर हुआ होगा। आशा करते हैं कि आप हमारा ये दिवाली का तोहफा कबूल करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, तब जाके नेचर्स लॉ ऑफ क्योर समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आया तो आगे की होम्योपैथी इजी है। इसीलिए हम एक एक एपोरिज्म देते जा रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को समझते जा रहे हैं
कि वाइटल फोर्स डायनेमिक क्या होता है ये समझ में आया होगा, तभी जाके नेचर्स लॉ ऑफ क्योर समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आने वाला है। सो ऑर्गेनन फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, एक बार में नहीं आ जाने वाला है, बार 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 इसको देखना है। अगेन श्रवण, चिंतन, मनन एंड प्रायोगिक अनुसंधान ये फुलफिल होगा तो ही लर्निंग होगा। वीडियो देख लेने से कुछ नहीं हो जाता है, मैनिफेस्टेशन सेम होना चाहिए। अब इसके और भी हम बहुत एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति होता है जो बहुत अपराधी होता है, अपराधी प्रकृति का, लाइक हम अगर बात करें ऋषि वाल्मीकि की, ऋषि वाल्मीकि की बात करें तो पहले क्या थे वो काम क्या करते थे, ऐसे काम करते थे कि लूटपाट वगैरह, और फिर उनको नारद जी मिले। नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने वीकर डायनेमिक अफेक्शन को परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन किया, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज किया और फिर वो उसमें से ऋषि वाल्मीकि बने। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, लाइक दुनिया के अंदर बहुत सारा अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध कहां से बढ़ रहा है? क्योंकि वो जो वीकर डायनेमिक अफेक्शंस हैं वो किसी स्ट्रॉन्गर के द्वारा रिमूव नहीं किए जा रहे हैं, उनको होम्योपैथी नहीं दी जा रही है। जरूरी नहीं है कि होम्योपैथी में सिर्फ दवाइयां ही दी जाएं, दवाइयां तो एक जरिया मात्र हैं। आप थॉट्स के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, मोरल्स के द्वारा, बहुत सारी चीजों के द्वारा क्योर की प्रोसेस कर सकते हैं, वीकर डायनेमिक अफेक्शन को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। होप आप सबको एपोरिज्म नंबर 26 समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया है या डाउट है तो आप www.homeopathicgurukul.com के ऊपर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, या तो अगर आप गुरुकुल के विद्यार्थी हैं तो अपने संयोजक का संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहिए गुरुकुल के साथ। जय होम्योपैथी, जय